चलो बेटा करते हैं। देखो बेटा, हम पढ़ रहे थे त्रिभुज, है ना। हम त्रिभुज पढ़ रहे थे और उसके आगे जो हमने कल पढ़ा था उसी के आगे हम अब चलेंगे। तो हमने कल आपको त्रिभुज के बारे में पढ़ाया कि भाई त्रिभुज कब समरूप होते हैं और कब सर्वांग सम होते हैं, और त्रिभुज की समरूप त्रिभुजों में जो थेल्स की परमें होती है उससे संबंधित सवाल भी आपको कराए। तो आज हम थेल्स की परमें लिखेंगे और उसे आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। थेल्स की परमें लिखेंगे और उसे हम सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। तो थेल्स की परमें के बारे में हमने कल बता ही दिया था आपको। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो बताना बेटा ना। देखो, थेल्स का जो कथन है, थेल्स नाम का जो वैज्ञानिक था उसने एक थ्योरम दी थी, थेल्स प्रमेय या थ्योरम या कथन या स्टेटमेंट। उसका क्या कथन था? उसका कथन था कि ये मैंने एक त्रिभुज बनाया है ना, इस त्रिभुज को नाम दे दिया मैंने ए बी और सी। तो इस त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, माना कि ये भुजा बीसी के समांतर, समांतर का मतलब ऐसा, रेल की पटरियां समांतर होती है ना, उनके बीच की दूरी निश्चित होती है। तो ये बीसी के समांतर मैंने एक रेखा खींची, ये समांतर है, इसका नाम मैंने दे दिया डी। ये बिंदु ए बी को डी पे प्रतिच्छेद करती है, ए बी को डी पे प्रतिच्छेद करती है, और एसी को ई पर, इसको नाम दे देंगे हम ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो यह एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डी खींची गई है, जो उसकी अन्य दो भुजाओं ए बी और एसी को क्रमशः बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है, और ये बिंदु दी गई भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो थेल्स की प्रमेय का कथन लिखूंगा मैं। लिखो, किसी त्रिभुज की एक भुजा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट हो जाओ ना, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाओ ना, आ जाओ ना बेटा। बैग ऊपर रख देना, हाँ बैग ऊपर रख देना। देखो भैया, थेल्स प्रमेय का कथन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। क्या समझना है? किसी त्रिभुज की, ये त्रिभुज है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा
उसकी अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करती है। आ गया आलोक। हाँ। समान अनुपात में विभाजित करती है ना। तो देखो बेटा, ये मैंने बहुत महत्वपूर्ण कथन लिखा है। ये परीक्षा में कथन आएगा 2 नंबर में, है ना। 2 नंबर में पूछा जाता है, थेल्स प्रमेय लिखिए। कभी कभी सिद्ध करने के लिए दी जाती है। अगर सिद्ध करने को दी जाएगी तो 4 नंबर में आएगी, और सिर्फ कथन लिखने को दिया जाएगा तो 2 नंबर आपको इसके मिलेंगे। तो थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। क्या कथन है, आपको एक बार फिर से समझाऊंगा। किसी त्रिभुज, ये त्रिभुज एबीसी है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात का मतलब ये हुआ एडी बटे डीबी। ए से डी, एडी के बटे में डीबी का जो अनुपात होगा, इसका जो अनुपात होगा वही अनुपात इसका होगा। एई बटे ईसी, वही अनुपात इसका होगा। ये है थेल्स थ्योरम। ये थेल्स कहती है, क्या कहती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है ना। ये आपको कथन लिखना है, ये चित्र बनाना है, और फिर ये लिखना है। फिर इसके नीचे आपको ये लिखना है, एडी के बटे डीबी, एडी बटे डीबी, एई के बटे ईसी। ये कौन का कथन है, थेल्स का। आपको 2 नंबर पक्के, 2 नंबर मिल गए। हाँ, अगर वो बोल दे कि थेल्स प्रमेय लिखो और सिद्ध करो, अब इसको सिद्ध भी करना है, तो अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे वो देखो आप। अगर सिद्ध करने को भी पूछ ले कि भाई इसे सिद्ध करके दिखाओ, तो अब इसको सिद्ध करने का देखिएगा आप सिद्ध कैसे करते हैं, वो भी हम आपको सिखाएंगे। सिद्ध करना भी हम सिखाएंगे। देखो, अब सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, चित्र बनाइए, है ना। कथन लिख दिया ना। अब चित्र देखो, चित्र में बना दूं। ये मैंने चित्र बना दिया, ये मैंने चित्र बनाया। क्या नाम दूं यहाँ पे, ए, फिर ये बी और ये सी, और एक समांतर रेखा मैंने खींची। क्या खींची, इसका क्या नाम है, डी और ई। आगे यहाँ तक, है ना। ये हमने कहा। सबसे पहले आपने चित्र बनाया, पहले कथन लिखा, कथन लिख दिया ना। कथन, थेल्स का कथन आप लिख देंगे, लिख दिया। फिर चित्र भी कर दिया। फिर इसके बाद में सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है ना। सिद्ध क्या करना है, कथन तो हो ही गया था, चित्र आपका बन ही गया। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भैया, हमें सिद्ध करना है एडी के बटे में क्या, डीबी, एडी बटे डीबी बराबर एई के बटे में क्या, ईसी। ये हमें सिद्ध करना भैया। अब रचना में हम क्या लिखेंगे, रचना में हम लिखेंगे डी को सी से मिलाया, डी को सी से, तथा बी को, देखो ये इसको मिलाओ बेटा, मिला दिया। अब बी को ई से, तथा बी को ई से मिलाया। ठीक है ना, यहां तक आगे बात समझ में। अच्छा, करण भी है क्या बेटा, पढ़ाएंगे, जाओ बेटा, देखो पढ़ाएंगे। डी को सी से तथा बी को ई से मिलाया। ठीक है, यहां तक आगे बेटा। यस सर।
और क्या करेंगे इसके बाद? अब इसके बाद देखो, ई से ए बी पे लंब खींचेंगे, ई से ए बी पर लंब खींचेंगे, ये मैंने लंब खींचा, ये इसका नाम लिखेंगे ई एफ। क्या नाम लिखेंगे? ई एफ। ई एफ लंब, ये लंब का निशान। ई एफ लंब खींचा किस पे? ए बी पर, तथा डी से एसी पे लंब खींचेंगे, डी से एसी पर, डी से एसी पर लंब खींचेंगे। तो देखो डी से एसी पे लंब खींचेंगे, ये लंब खींचेंगे, डीजी, इसका नाम दे देंगे डीजी। डी जी लंब किस पर? एसी पर। तो देखो सबसे पहले तो हम थेल्स का कथन लिखेंगे, फिर ये चित्र बनेगा, फिर सिद्ध करना, फिर रचना। इतना हो गया। उसके बाद क्या आएगा आखिरी में? अब आएगा उपपत्ति। क्या आएगा? उपपत्ति। अब हम आ जाएंगे असली काम जो हमारा है, ये हमें लाना है बेटा, आखिरी में ये सिद्ध करना है, ये हमारा आना चाहिए, ये सिद्ध करना है ना। अब हम उपपत्ति पे आते, देखिएगा आप। अब उपपत्ति जो कि महत्वपूर्ण होती है, जिसको हम कहते हैं प्रूफ। प्रूफ, प्रूफ अंग्रेजी में कहते हैं इसको प्रूफ। ठीक है। अब देखिएगा आप ध्यान से, इसमें दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे होंगे, ए डी ई, ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई, और त्रिभुज बी डी ई, बी डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल। देखो भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, नीचे भी 1/2, आधार इंटू ऊंचाई। अब देखो ये जो त्रिभुज है बेटा, ध्यान से देखना, मैं इसको एक बार बना के दिखा देता हूं अलग से। ये ए है, ये डी है, और ये ई है ना। और इस पे मैंने ये लंब डाल रखा है, इसका नाम है ई एफ, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू लंब। क्या होता है? आधार इंटू लंब। अब देखो ये तो आधार हो जाएगा, ये आपका आधार मानेंगे, इसको हम आधार मानेंगे। क्यों? क्योंकि इस पे ये क्या है? लंब है ना। इस पे ये लंब है, आधार पर जिस पे लंब होगा उसको आधार माना जाएगा। तो आधार इसको मानना पड़ेगा क्योंकि इस पे लंब डला हुआ है। तो आधार क्या हुआ आपका? एडी, और लंब है ई एफ, ई एफ, ई एफ, है ना। तो भैया आधार हो जाएगा आपका एडी, आधार एडी, और लंब हो जाएगा आपका ई एफ, है ना, ई एफ। इसी प्रकार नीचे वाला त्रिभुज देखिएगा आप, इसको कौन सा वाला है? बी डी ई, बी डी ई, ये बी, सॉरी, डी, बी और ई, है ना, यही है ना। यस सर। अब इसको थोड़ा सा हम आगे तक ले जाएंगे, और इस पे ये लंब डला हुआ है। क्या लंब है इसका? ये ई एफ। आगे जाके इस पे लंब है ना ये। यस सर। तो अब इसको हम थोड़ा तक आगे तक ले गए तो इस पे ये लंब डला हुआ है। तो आधार तो आपका ये रहेगा, ये आपका आधार क्या है? बीडी, और लंब क्या है? ई एफ। तो आधार हो गया इसका बी डी, और लंब वही ई एफ, ई एफ। आधार बीडी और लंब हो गया आपका वही ई एफ। चलो
मैंने ये अलग इसलिए बताया ताकि आपको बना के ताकि समझ में आ जाए। चित्र को मैंने अलग अलग जो जो मुझे चाहिए था, ये त्रिभुज चाहिए था तो पहले ये बनाया, फिर ये त्रिभुज चाहिए था तो ये बना के मैंने बताया आपको। अब देखो 1/2 से 1/2 कट गया, EF से EF कट गया, क्या रह गया भैया? AD त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD बटे BD। समीकरण 1 बन गई। ये आपकी समीकरण 1 बन गया, है ना। अभी हमने क्या लिया? ADE और BDE, ये दो त्रिभुज लिए थे। अभी हमने इस तरफ के लिए थे, अब हम इस तरफ के लेंगे। इस तरफ में तो ये त्रिभुज तो कॉमन होगा, आपका ऊपर वाला तो कॉमन होगा, त्रिभुज ADE तो कॉमन रहेगा। हाँ, इसके साथ नीचे आ जाएगा CDE, है ना। चलो लिखो बेटा, लिखो। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे कौन सा त्रिभुज, देखो ध्यान से, CDE है ना बेटा, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू लंब, 1/2 आधार इंटू लंब। तो भैया जब हम इस त्रिभुज की बात करेंगे तो आधार क्या हो गया इस पे? आधार इसका AE, आधार क्या है? AE, और AE पे लंब क्या डला हुआ है? DG। तो आधार AE, आधार AE और आधार पे लंब है DG। तो भैया यहाँ पे आ जाएगा DG। अब नीचे वाले त्रिभुज की बात करें हम, तो नीचे वाले त्रिभुज का आधार EC, आधार EC और लंब तो वही आएगा DG। आधार EC और लंब DG, ये है ना। आगे यहां तक। अब क्या करेंगे बताओ? 1/2 से 1/2 DG से DG गया, है ना। DG से DG चला गया। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर AE बटे EC, समीकरण 2। तो भैया हमने समीकरण 2 भी आपको बना दी, समीकरण 1 बना दी, समीकरण 2 बना दी। अब हम समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो तो क्या दिखता है? समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? जो सिद्ध करा वही दिखता है, AD बटे ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला सेम, मगर नीचे वाला अलग अलग है। यहाँ पे त्रिभुज BDE है और यहाँ पे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ये अलग अलग है। तो भैया ये दोनों अलग अलग हैं, ऊपर सेम है मगर नीचे अलग अलग है। अब ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है क्या? नहीं। अभी पता लगाते हैं। देखो भैया ऐसा है कि ध्यान से देखिएगा आप, ये जो रेखा है क्या नाम है इसका? DE, और नीचे वाली रेखा BC। ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर है ना, समांतर। दो समांतर रेखाओं, ये त्रिभुज बना,
इस त्रिभुज का क्या नाम है? DEC। DEC एक ही बात है। वेरी गुड। DEC या CDE एक ही बात है। हाँ, सर। नो प्रॉब्लम। और DBC है। BDE BD है ना। तो दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। यह भी एक कथन है, एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है ना, एक सार्वभौमिक कथन है ये। तो यह लिखो, चूंकि दो समांतर भुजाओं, हमको तो पढ़ाया था। दो समांतर भुजाओं DE समांतर BC, दो समांतर भुजाओं के मध्य बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसलिए BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के बराबर होगा। CDE का क्षेत्रफल। इसलिए समीकरण 1 और 2 से, इसलिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इसलिए समीकरण 1 व 2 से हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इति सिद्धम, ऐसा लिख दो आप, इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था। तो मैंने देखो बहुत महत्वपूर्ण और जटिल, एक प्रकार से थोड़ा सा जटिल प्रमेय मानी जाती है, बहुत ज्यादा है ही ना। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छी प्रमेय मैंने बताई। ये पढ़ेंगे, ठीक है ना? सर आपको भी 2-3 सवाल बताना, 5 सवाल बताने सर, 5। चलो 5 सवाल तुम लेके आए। तुम कितने सवाल लाए? सर हम भी वही लाए। अच्छा, तुम्हारे सेम सवाल है? हाँ सर, हम एक ही में तो। चलो ठीक है ना, अभी कराएंगे बेटा, अभी 8वीं वालों को भी पढ़ाएंगे ना, 8वीं वाले को भी कराना है ना। तो उसका वो चैप्टर लेंगे अपन, जो तुम्हारे भी कॉमन आ जाएगा थोड़ा सा, तुमको भी सीखने को नया सीखने को मिलेगा। कौन सा तुम्हारे, कौन से बताओ सर? ये निर्देशांक ज्यामिति, ये संरेखीय वाला, ये दोनों ज्यादा है। ये दोनों कराओगे? हट, तू तो रहने नहीं देते, तेरे जने क्या कर लेके आई थी। सर देखो हम बता रहे थे, ये बोल रही है। कौन से तेरे वाले, कौन से? सर ये नीचे वाले सर ने बोला था बता। अरे ये तो यही है। चुप रहे सर। हाँ वही समझ रहे हैं सर, हमारे क्या ये 2 करना है ना। हाँ सर, तेरे भी करा देंगे ना, टेंशन मत, कराएंगे, पहले 8वीं वालों को पढ़ने दो, है ना। तुम्हारे सवाल भी कराएंगे, मगर नहीं अभी तो एज करा दूंगा मैं, ये वाला ठीक है। ये तो करा दूं फिर, है ना। चलो नहीं कराएंगे, ऐसा थोड़ी, तुम्हारे सवाल भी कराएंगे बेटा, फोकट थोड़ी, सवाल क्या फोकट थोड़ी होते हैं। अरे आरजू बोले ना ये तो बस देखते हैं। वो तेरे को गिनती नहीं है नी, हां सर, वो गिनती नहीं, बोले क्या है रे फोकट है ये तो। फोकट ही है। बस जितने बोले तो इसको डांस काट। एक डांसर को फोकट बोलती है तू? डांसर है तो कहीं की तोप है क्या हम पे?
कलाकार है वो, मालूम? तो कलाकार है तो हम पे ये कलाकार को भाई सम्मान देना पड़ता है कि नहीं? सम्मान दे दे दिया सर चलो, सम्मान। देखो निर्धारित कीजिए कि क्वेश्चन है। चलता है। देखो आलोक बेटा, ये इनका थोड़ा प्रॉब्लम लेके आए हैं ये बच्चे हैं, इनके सर ने दिया होगा इनको, तो ये प्रॉब्लम लाए, तो इनकी प्रॉब्लम भी देख लेते हैं अपन, है ना। निर्धारित कीजिए कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 -2 और -11 समरेखी हैं। हमें पता लगाना है कि क्या ये बिंदु समरेखीय हैं। निर्धारित कीजिए मतलब आप पता कीजिए कि क्या ये समरेखीय हैं, है ना। तो भैया हम पता लगाते हैं, तो हम इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल इनका 0 आता है, क्षेत्रफल क्या आता है? 0 आता है, तो ये समरेखीय है, अन्यथा ये समरेखीय नहीं है। चलो, ये आपका हो गया x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया x2, ये हो गया आपका y2, ये हो गया आपका x3 एंड y3। ओके, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र किसको याद है? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इज y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, देखो बेटा आलोक, 1 2 3 सूत्र याद करने का तरीका, 3 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद क्या आता है? 3, और 3 के बाद क्या आता है? 1। 4 तक हमें नहीं जाना है, 4 तक नहीं जाना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, इस तरीके का सर्कल बनेगा। ये सर्कल ऐसा चल रहा है, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 और 3 के बाद वापिस क्या आएगा? 3 के बाद वापिस 1 आएगा। देखो ध्यान से देखो, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है और 3 के बाद फिर 1 आता है। ये सर्कल का ध्यान रखना है ना बेटा आलोक। तो ये सर्कल है, तो मैंने x1 x2 x3, फिर अंदर अब 1 आ गया तो 2 3, 2 आ गया तो 3 1 और 3 आ गया तो 1 2। ये फार्मूला अब इसमें पुट करना है। पुट वैल्यू x1 का वैल्यू पुट कर देंगे। बोलो बेटा, x1 का वैल्यू कितना? 1। x1 is 1 and y2 is 3 and y3 -11। तो देखो ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस 11 प्लस x2 is 2 y3 is -11 और y1 is 5 plus x3 is -2, x3 is -2 and y1 is 5 and minus y2 is 3 and कोष्टक बंद। चलो 1/2 11 और 3 14 प्लस -11 -5 -16, 5 में से घट गए 3 तो बचेंगे 2। 16 दूना 32, 16 दूना 32। सही तो बोली मेरी आवाज है। 16 दूना 32। सवाल सही कर रहे हैं अपन? क्यों सर? मुझे थोड़ा सा लग रहा है कहीं गलत तो नहीं करा। सर अपन ने गलत लगा, सर ने तो कुछ और बताया।
बताया था हमने। सर जी बोल रही पहले AD निकालेंगे फिर DB ऐसे बता नहीं दें। नहीं नहीं समरेखी का इससे पता लग जाता ना। हाँ जी चलो। ये भी लगता था अपन 16 दूना 32, 16 दूना 32 32 ने 2 दूनी 4। 4 तो कितना आएगा भैया 1/2 फिर 14 माइनस 36 फिर बोलो भैया 1/2 6 में से 4 गए तो 2, 3 में से गया तो 2 माइनस मगर ऋण के तो 2 से काटो 2 एकम 2 2 एकम 2 तो ऋण के 11। ऋण के कितना है 11। अपन ऋणात्मक लेंगे नहीं 11 वर्ग इकाई क्या बोल देंगे इसको 11 वर्ग इकाई। तो ये भैया समरेखी नहीं है, ये समरेखी नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल आया है। तो इसको अपन देख लेते हैं 7.1 का तीसरा 7.1 का तीसरा सवाल। मान तो सही रखे थे ना अपन ने, क्योंकि प्लस माइनस में ध्यान रखना पड़ता है, बस थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया ना। तू कहीं थी रे पूजा? हाँ सही है अपना। आ गया भैया देखो तीसरे का ये समरेखी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकला। क्षेत्रफल निकला मतलब त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज कब नहीं बनता है? जब एक ही रेखा में होते हैं तो त्रिभुज नहीं बनता है। उतार लो, लिख लो 11 वर्ग इकाई। इस यहाँ पे लिखो इसलिए दिए गए बिंदु समरेखी नहीं है, इसलिए दिए गए बिंदु समरेखी नहीं है, इसलिए दिए गए बिंदु समरेखी नहीं है। हाँ भैयू समझ में आया? आलोक? यस सर। हाँ बेटा देखो अपन को पता लगाना था कि ये समरेखी है कि नहीं। क्या एक ही रेखा में है? नहीं। अगर ये एक ही रेखा में होते तो क्षेत्रफल 0 आता, क्योंकि त्रिभुज बनता ही नहीं। मगर यहाँ तो क्षेत्रफल 11 वर्ग इकाई आ गया। ऋणात्मक चिन्ह की उपेक्षा कर देंगे। जब क्षेत्रफल की बात होती है तो ऋणात्मक चिन्ह की उपेक्षा की जाएगी, 11 वर्ग इकाई लिखा जाएगा। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात थी जो मुझे बताना थी आपको, मैंने बताई। अब हम देना भैया वो सवाल करेंगे जो अभी तक जो अभी हमारे मतलब अभी तक हमें जो सीखे, ताकि थोड़ा सा हमारा पुराना जो हमें याद है, हमारा नॉलेज हर बार नए सवाल सीखने के। जब भी मैंने थेल्स पर मैं आपको नहीं सिखाई है आज, थेल्स पर मैं इतनी इंपॉर्टेंट पर मैं उसको 10 बार करना। जब मैं 10वीं पढ़ता था ना तो मुझे एक बार में समझ में नहीं आई। सर तू मान वाली अच्छी थी, आपने तो AB वाली समझ। एक बार में मुझे भी समझ में नहीं आई थी, तो बेटा इसको 10 बार करना पड़ेगी। लिख लिख के करोगे ना बार बार, तो जब कोई चीज को हम बार बार करते हैं तो वो चीज हमारी मेमोरी में आ जाती है, वो हमें मेमोरी में आ जाती है और हमें समझ में आने लगती है। भैयू भैयू थोड़ा सा खस गया ना, थोड़ा सा ए खुशबू, अरे क्या नाम है खुशबू को याद आया, कोमल का संख्या में बढ़ जाओ है ना। चलो करते हैं अपन शुरू। अच्छे सवाल कराऊंगा मैं, ध्यान से देखिएगा आप। सर इनके तो 8वीं में एलिमिनेट होएगी ना? ललिता तेरा भाई फिर मामा को हाँ तो भाई तो है। चलो भैया देखिएगा, सवाल कॉमन सेंस पे आधारित है और आपको अपना पूरा दिमाग लगाना। आरजू बोल रहे हमारा तो कॉमन सेंस कोई दिक्कत नहीं, अपन खरीद के लाके बांटेंगे सबको। हाँ से जरूर बांटना। नहीं निकालो बाटे। किसी दुकान पे तो मिलता ही होगा। एक दुकान पे जाके पूछेंगे कॉमन सेंस है क्या, धर्मापति को मार के भगाएगा। कॉमन सेंस चाहिए, बोले क्यों बच्चों को बांटना। हमारे क्लास हमारे बच्चे जो है पढ़ने वाले, उन बच्चों में कॉमन सेंस नहीं है तो उनको थोड़ा सा दे देंगे, तो कॉमन सेंस लाके ना बांटेंगे, देंगे। चलिए लिखो बेटा सवाल, बहुत अच्छा सवाल मेरे नजर में आया है, मगर वो बात ही बात में तुमने उसको कहाँ पहुँचा दिया। इतना प्यारा सवाल लिखा। ये इसको गाल में क्यों मारती है? इसे गाल में लाल ओ भैया देखो क्या कर रहा हाँ, लिखो बेटा, कॉपी में लिखो सब करेंगे। हाँ ऐसा नहीं तुम्हें ना सोचना कि भैया हमारे 10वीं में नहीं है, ये सब है। हमने 8वीं जो पढ़ा अभी काम आ रहा है आ सर। रहा है ना। हाँ सर, परावर्तन अपवर्तन वर्ण विक्षेपण। हैं? हाँ सर, दर्पण है वेरी गुड याद है सर हमको। और वो भी 8वीं के ही
आपने मान मान के एक- जो करवाए थे। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई याद करो। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई याद करो। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई याद करो जिसका आयतन 275 घन सेंटीमीटर व आधार का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है। तो भैया घनाभ देखा आप लोगों ने, देखा है सर। है ना। तो भैया मैं आपको ये एक बार घनाभ और दिखाना चाहूंगा। ये मैंने घनाभ बनाया ना। अब इस घनाभ का जो आयतन है ना, आयतन बराबर क्या होता है बेटा? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये आयतन होता है। पक्का यही होता है ना? क्या? आयतन का सूत्र यही होता है। हाँ यही होता है बेटा, ठीक है ना। आयतन ये होता है, यस होता है। अब कितना दिया आयतन, कितना दिया? 275 बराबर क्या? लंबाई गुणित लंबाई को अपन क्या माने? ए, और इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ये सवाल तो बहुत कर सर आप। है ना। ठीक है ना। तो देखो बेटा ध्यान से देखिएगा, ए गुणित बी गुणित सी लिख दिया ना। यस सर। अब भैया ये समीकरण 1 कर दो भाई समीकरण है कि इनके भी है ना। अब आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है इसका? आधार मतलब नीचे वाला हिस्सा। देखो आधार दिख रहा, तुमको नहीं दिखता तो देखो ध्यान से देखो, ये फिर ये फिर ये, है ना। ये और ये दिख रहा है। तो अब मैं आपको स्पष्ट दिखाऊंगा। ये किस आकार का है? ये कौन सा आकार है? कोई सा वो है सर, चतुर्भुज है। चतुर्भुज तो है, हाँ। आयत है, आयताकार। क्योंकि घनाभ की प्रत्येक फलक कैसी होती है? आयताकार होती है। तो ये आयत है ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित क्षेत्रफल कितना दिया? 25 दिया। चलो अब लंबाई को अपन क्या बोल सकते हैं? ए। चौड़ाई को क्या बोलेंगे? बी। ये समीकरण हो गई 2। यहां तक आगे। अब ए बी का मान, ये देखो ध्यान से देखो, ये जो ए बी है, ये मान ए बी किसके बराबर है? 25। ए बी किसके बराबर है? 25। तो ए बी का मान अपन यहाँ रखेंगे, किसमें? समीकरण 1 में। तो लिखो ए बी का मान, समीकरण ए बी का मान समीकरण 1 में, किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर तो देखो ये क्या है पहले तो ये बताओ। 275। फिर क्या है? ये ए बी है ना। हाँ। इस ए बी की जगह क्या आ जाएगा? 25 गुणित में क्या है? ये सी। सी को अपन ने क्या माना था? सी को हिंदी में क्या बोलेंगे? वो ऊंचाई। वेरी गुड। देखो और हमें इस सवाल में क्या निकालना है? ऊंचाई। हमें ऊंचाई निकालना है। गुणा वाली चीज कहाँ जाती है? बटे में। बराबर में क्या? ऊंचाई। तो 25 से काटो बेटा। देखो ध्यान से, 25 का पाड़ा बोलो, 27 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 25 एकम 25 बचेंगे कितने? 3 25
2 2 इसको दिए 25 से कम 25 तो ऊंचाई कितनी आई? 11 ऊंचाई 11 सेंटीमीटर आई कि नहीं आई? तो भैया 8वीं का तो सवाल नहीं, मतलब 10वीं का सवाल है ये, थोड़ा कॉमन सेंस पे आधारित सवाल है, समझ लो ना? अच्छा सवाल था ना? यस सर। ऐसे सवाल आते हैं, मतलब अपने को ऐसा मतलब अब निकालना, दिमाग लगाना। मैंने आपको दिमाग से ये सवाल करके दिखाया। अब कहना मतलब है कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, मगर आपको जैसे गनाब आपने पढ़ रखा, बोले गनाब हमने पढ़ रखा है, अच्छा गनाब पढ़ रखा है, मगर गनाब से संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं वो आपको आना चाहिए, तो फिर आपने गनाब पढ़ रखा, अन्यथा आपने गनाब नहीं पढ़ा। ऐसे नहीं मैं सूत्र याद कर लिया, गनाब का आयतन ABC, गनाब का संपूर्ण पृष्ठ 2AB + BC + CA, और गनाब के विकर्ण की लंबाई बराबर √A² + B² + C²। सर गनाब खत्म हो गया, गनाब मर गया बोले, बस इतना सा तो है गनाब, ऐसा नहीं है। गनाब के सूत्र भी ऐसे ऐसे बेटा कि मुझे भी हाथ जोड़ना पड़े उनके, ऐसे ऐसे सवाल है। नहीं लेना चाहिए, मैं तो वही लूंगी सर। मगर बात ये है कब, जब हम सीखेंगे तो उसको सीखो। अब जैसे ये सवाल कितना प्यारा सवाल था ना, अब मैंने इसमें जैसे इसको देखो, अब मैंने सर अभी बायो वालों ने नहीं बायो ले लिया ना, उसमें भी तो कल तो सर ने बोल के कहने पे ना हम सवाल लेके गए तो वही नहीं कर पाए, और नाला तो देखो भैया अब देखना, बहुत प्यारा सा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ, है ना? ये सवाल सही है। अरे वाह, सही है सर। वर्ग का भुजा 5 की है, तो इसका क्षेत्रफल में परिमाप 5 का 25 है। 5 × 5 करने बेटा, 5 × 5 तो और फिर इतनी बार 5 5 5 5 करे जाएगी कहीं, देख मन मारो जो करे परिमाप जाएगी। सही है। हाँ परिमाप से। आज मेरे ना सर मन। चलो देखो भैया अगला सवाल, बहुत शानदार सवाल, शानदार शानदार और जानदार। गनाब, गनाब का सवाल जैसे आया ना बेटा, दिमाग में गनाब आ जाना चाहिए। गनाब के, क्योंकि आजकल अब तुम्हारे यहाँ कौन सा सिस्टम लागू हो गया मालूम है तुम्हें? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई है। अरे सर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसा नहीं कि किताब के सवाल आएंगे, मन से भी बनाएंगे, ये मजा है। मन से भी देंगे। आप ये मत सोच लेना कि किताब के ही सवाल पूछेंगे तो उन्हीं को रटो बस, वो संख्या बदल देंगे, थोड़ा सा पैटर्न बदलेंगे, थोड़ा सा रचनात्मक क्रियात्मक सवाल बना देंगे। रचनात्मक क्रियात्मक सवाल बनेगा, मगर वो सवाल वही कर पाएगा जिसने उसकी अवधारणा कंप्लीट होगी। घनाभ के प्रति आपकी अवधारणा कंप्लीट होना चाहिए, है ना? एक घनाभाकार गोदा में लिखो, एक घनाभाकार, घनाभ के आकार का गोदाम है। गोदाम क्या है? गोदाम है भैया, जहाँ पे सामान रखते हैं। एक घनाभ के आकार का गोदाम है जिसकी माप यानी जिसकी विमाएं या माप या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी समझो, जिसकी माप 60 मीटर, लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई और 30 मीटर ऊंचाई, और 30 मीटर ऊंचाई है, 30 मीटर ऊंचाई है।